सभी जो डॉक्टरी परीक्षण होते हैं उस बच्ची के कराए गए थे। बाल कल्याण विभाग से भी अनुमति ली गई थी। जब उन्होंने अनुमति दे दी थी तो डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम ने उस बच्ची का गर्भपात कराया था। जब गर्भपात सुरक्षित हो गया, डॉक्टरों ने आकर बाहर मीडिया को जब ये खबर बताई कि बच्ची का गर्भपात सुरक्षित हो गया है, बच्ची खतरे से बाहर है, उसे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो मीडिया के साथ साथ बाहर खड़े उसके माता पिता और जो समर्थक लोग थे उनके दिल को बड़ा तसल्ली मिली। यह घटना यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसमें चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसमें एक राष्ट्रीय पार्टी का पदाधिकारी शामिल है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी एडवोकेट और आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात। जी हाँ, भारत में यूपी और यूपी में एक जिला लगता है अयोध्या। अयोध्या में एक थाना लगता है पूरा कलंदर, जिसका एक कस्बा है भदरसा। भदरसा के पास ही एक गांव है। उस गांव में रहने वाली एक विधवा जिसकी 4 बिटियां थीं, 4 बच्चियां थीं और एक छोटा सा बच्चा था, 6 साल का बालक। एक रात अचानक छोटी बेटी जो लगभग करीब 12 साल की थी, उसके रात में पेट में भयंकर दर्द उठने लगता है। क्योंकि बिटिया के बच्ची के जब दर्द होने लगता है तो माँ बेहाल हो जाती है, परेशान हो जाती है। बेटी से बार बार पूछने लगती है कि उसको किस तरह का दर्द हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, उसे खुल के बताए। लेकिन वो लड़की दर्द को सहती रहती है और कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। माँ परेशान हो जाती है। बहुत पूछने के बाद भी वो कोई बात नहीं बताती है। दूसरे दिन सुबह माँ उस लड़की को लेकर पास के ही अस्पताल में जाती है, डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर उस बच्ची का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद में डॉक्टर शॉक हो जाता है। डॉक्टर एक सदमे में चला जाता है। डॉक्टर ये सोचने लगता है कि वो इस बात को किस तरह बताए, लड़की की माँ को किस तरह से बताया जाए, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि बताना भी जरूरी था। बहुत हिम्मत कर डॉक्टर उस लड़की की माँ को बताता है कि माँ जी, आपको एक बात बतानी है, आप परेशान ना हो। बेटी के पेट में लगभग 12 सप्ताह का गर्भ है। बिटिया 12 सप्ताह की प्रेग्नेंट है और वो कैसे हुई है, इस बात का पता आप बहुत ही प्यार से अपनी बिटिया से पूछ के बताएं। माँ सुनकर हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि बिन बाप के साये की बिटिया है, पिता भी नहीं है। बेटी के सर से बाप का साया 2 साल पहले ही उठ चुका है। वो 4 बेटियों का जैसे तैसे भरण पोषण कर रही है। 6 साल का एक छोटा बच्चा भी है, लड़का भी है। ऐसे में ये समस्या कहाँ से आ गई? आखिर किसने उसकी बेटी के साथ में हैवानियत कर दी? वो अपनी बेटी को लेकर घर आती है और बहुत ही प्यार से गले लगकर अपनी लड़की से बार बार पूछती है कि आखिर तेरे साथ में क्या हुआ, कुछ तो उसको बताओ। आखिर वो माँ है तुम्हारी, कोई बात है उसको उसका समाधान करेगी। लेकिन वो लड़की सुबकती रहती है डर में। ऐसा लगता है जैसे वो डर में जी रही होती है। जब माँ बार बार गले लगाकर उससे कुरेद कर पूछती है तो वो बताती है कि माँ, मैं करीब 2 महीने पहले जब खेत से काम करके आ रही थी, क्योंकि ये गरीब परिवार था, इसके में सभी लोग खेत मजदूरी ही करते थे, क्योंकि पिता की डेथ हो चुकी थी। घर में कोई और कुछ था नहीं, खेती बाड़ी थी नहीं, तो उनके सामने सिर्फ एक ही विकल्प था कि खेती मजदूरी करें और जो कमाई हो उसी से भरण पोषण होता था। तो उस लड़की ने बताया कि माँ, 2 महीने पहले मैं अपने खेत से काम करके घर आ रही थी तो रास्ते में एक बेकरी पड़ती है, वहां एक लड़का है राजू। उसने मुझसे कहा कि चलो तुमको मैं चॉकलेट खिलाता हूँ, बिस्कुट खिलाता हूँ। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ में उस बेकरी में चली गई। मुझे उन्होंने खाने के लिए बिस्कुट दिया और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की बताती है कि उस बेकरी के मालिक, जो कि भदरसा के नगर पंचायत
का अध्यक्ष भी है। मोहित खान और उसके भतीजे राजू खान ने मिलकर उसके साथ में गलत काम किया है। जब वो जागी, जब उसको दर्द महसूस हुआ, जब उन्होंने उनसे कुछ कहा, तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में जब मोहित खान उस लड़की के साथ में बलात्कार कर रहा होता है तो राजू खान उस वीडियो को शूट कर रहा होता है। अब चूंकि जब मालिक ऐसा घिनौना कृत्य कर चुका होता है तो नौकर की भी हिम्मत बढ़ जाती है, तो नौकर भी यानी राजू खान भी उस लड़की के साथ में हैवानियत करता है। रोते हुए लड़की अपनी मां से कहती कि मां, उन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उस लड़की की उम्र अभी छोटी है और उसको वो बर्बाद कर देगा, पूरी सोशल मीडिया में इस वीडियो को डाल देगा। उसको इतना भयभीत कर दिया था कि उसके बाद में उसके साथ एक बार नहीं कई बार उन लोगों ने उसके साथ में हैवानियत की। उसको बेकरी में बुलाते थे, उसके साथ में हैवानियत करते थे और जवान और मुंह बंद रखने की नसीहत दे देते थे। अब वो विधवा औरत एक प्रार्थना पत्र लेकर चौकी इंचार्ज के पास जाती है और चौकी इंचार्ज को वह प्रार्थना पत्र देकर कहती है कि इन दो लोगों ने उसकी पुत्री के साथ में हैवानियत की है, अतः इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें और उचित कार्रवाई करने की भी कृपा करें। चौकी इंचार्ज जैसे ही उस प्रार्थना पत्र को लेता है तो चौकी इंचार्ज चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। वह उस महिला से कहने लगता है कि एप्लीकेशन तो तुम्हारी ठीक है, मैं ले लूंगा, लेकिन इसमें जो एक नाम है जो कि सपा का पदाधिकारी है मोहित खान, इसका नाम इस प्रार्थना पत्र से हटा दिया जाए तो वह प्रार्थना पत्र ले लेगा। लड़की की मां कहती है कि मेरी बच्ची के साथ में दोनों लोगों ने हैवानियत की है, मेन करता धरता तो मेन मालिक ही है। नौकर ने तो कदम तब उठाया जब मालिक ने ऐसा कृत्य किया, तब नौकर की भी हिम्मत बंधी। अतः वह प्रार्थना पत्र में दोनों के ही नाम है, दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखाएगी। चौकी इंचार्ज तुरंत अपने थाना प्रभारी को फोन पर सूचित भी करते हैं, बताते भी हैं कि ऐसी सी घटना हुई है और एक महिला एक प्रार्थना पत्र लेकर आई है जिसमें मोहित खान का नाम है। तो थाना प्रभारी भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि उस महिला को समझाने की कोशिश करो, अगर वो समझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। चौकी प्रभारी फिर महिला को समझाते हैं, लेकिन महिला साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि मेरी बेटी के साथ में दोनों लोगों ने हैवानियत की है, वो दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाएगी। चौकी प्रभारी भी अचंभित इसलिए हो जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम महिला के प्रार्थना पत्र में होता है उसी व्यक्ति की जगह में, उसी व्यक्ति के मकान में, कमरे में कुछ हिस्से में ये चौकी संचालित हो रही होती है। इस बात को चौकी इंचार्ज भी जानता था और उसने ये बात थाना प्रभारी को भी बताई थी कि जो चौकी है वो इसी व्यक्ति के मकान में संचालित हो रही है। इस कारण से ये सभी लोग उस महिला पर दबाव बना रहे थे कि किसी भी प्रकार से मोहित खान का नाम प्रार्थना पत्र से हटा दिया जाए, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं थी। महिला एक सामाजिक कर्ता जो महिला होती है उसको जब ये जानकारी होती है तो उस विधवा महिला से संपर्क करती है और वो सामाजिक कार्यकर्ता महिला इस विधवा महिला और उसकी पुत्री को लेकर थाने पहुंचते हैं। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज से दोनों की बहस हो जाती है, दोनों लोगों से उसकी बहस होती है। वो एक ही बात पूछती है, आखिर क्यों तुम एफआईआर में इन दोनों का नाम नहीं लिख रहे हो, आखिर क्यों मोहित खान का नाम तुम हटाना चाहते हो। इस बात पे काफी शोर शराबा भी होने लगता है। जब माहौल गर्म होने लगता है तो धीरे धीरे ये खबर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व निषाद पार्टी जैसे लोगों को जानकारी हो जाती है तो ये पार्टियां भी अपने समर्थकों के साथ में थाने पहुंच जाती हैं। अब चूंकि मामला हाईलाइट हो चुका था, मामला सोशल मीडिया पे आ चुका था, मामला मीडिया पे चलने लगा था, न्यूज में आने लगा था, तो चौकी प्रभारी तो थाना प्रभारी ने उस महिला की एप्लीकेशन को ले लिया, लेकिन एफआईआर लिखने में फिर भी टाला मटोली करने लगे। जब ये बात बीकापुर विधायक अमित सिंह को पता चलती है तो अमित सिंह अपने समर्थकों के साथ में थाने पहुंच जाते हैं। थाने में जब किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है तो वो सीधा उस परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं। उस परिवार से मिलने के बाद में पूरी
जानकारी इकट्ठा करते हैं। जानकारी इकट्ठा करने के बाद में वो सीधे योगी जी को फोन करते हैं और उनसे मिलने का समय मांगते हैं। जैसे ही खबर थाना प्रभारी या पुलिस प्रशासन को, पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचती है, आनन फानन में तुरंत उस पर कार्रवाई चालू हो जाती है। जिस काम को कई दिनों से पुलिस वाले टरका रहे होते हैं, आनन फानन में एक FIR पे एक्शन ले लिया जाता है। मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, राजू खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि पुलिस की लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि चारों ओर पुलिस प्रशासन की फजीयत हो रही थी। रातों रात में जो चौकी मोहित खान के घर पर बनी हुई थी, वो रात ही रात में दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज दोनों को निलंबित कर दिया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो मामले को अपने संज्ञान में ले लेते हैं। बड़े स्तर पर इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाने लगती है। लेकिन इसी बीच विधायक जी महिला को लेकर परिवार के साथ में मोदी जी से मिलने पहुंच जाते हैं और अपनी आप बीती बता देते हैं। मामला इतना हाईलाइट हो चुका होता है कि यह मामला विधानसभा में भी गूंजने लगता है। योगी जी विधानसभा में इस मामले को उठाते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य इस तरह का घिनौना काम कर रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए, जिस पर विपक्षी पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अखिलेश यादव जी इस बात पर मांग रखते हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्टी सपा है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, एक मांग रखते हैं कि अभियुक्तों का DNA टेस्ट कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि बलात्कारकारी कौन है। इस पर राजनीतिक चर्चाएं गर्म होने लगती हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। इसी बीच में खाद्य विभाग वाले, जमीन की नाप विभाग वाले आकर उस बेकरी की जगह को नापने लगते हैं और नाप कर पता चलता है कि जो बेकरी होती है वो अवैध जगह पर बनी हुई थी। वो जगह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अलॉट थी और उस पर अवैध रूप से कब्जा कर वो बेकरी बनाई गई थी। तो योगी जी का जो JCB है, बुलडोजर है, वो उस पूरी बेकरी को जमींदोज कर देता है। पुलिस दोनों अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी होती है, वो जेल में होते हैं। उस पर सियासत जो है उसमें गरमाने लगती है, क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां DNA टेस्ट की मांग करने लगती हैं तो फिर यह फैसला भी लिया जाता है क्यों ना अभियुक्तों को सजा देने के लिए DNA टेस्ट कराया जाए। इस बाबत बाल कल्याण विभाग, अन्य विभागों से इस बात को सूचित किया जाता है कि क्योंकि लड़की की उम्र 12 साल की ही होती है, अतः क्या इसका गर्भपात कराया जा सकता है। जब सभी जगह से अनुमति मिल जाती है तो लखनऊ के एक अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है कि 24 सप्ताह तक का गर्भपात कराया जा सकता है। और उस लड़की के 12 सप्ताह का ही गर्भ था। उसके भ्रूण से DNA सैंपल ले लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अब इस मामले में कई प्रकार की प्रतिक्रियां आ रही हैं। मोहित खान के घर वाले पूरा इल्जाम राजू खान पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राजू खान का उस लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग था, जिस कारण से ये वारदात हुई। आरोप प्रत्यारोप का इस समय दौर जारी है। राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। DNA सैंपल विवेचक को दे दिए जाते हैं, जो कि उस मामले की पूरी विवेचना कर रहा होता है। पूरे प्रकरण पर इस समय उत्तर प्रदेश की CM की नजर है। उनकी देखरेख में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 4 दिन बाद DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो भी अपडेट होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि चैनल पर आप बने रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।